हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है एवापोरेशन का बारे में। एवापोरेशन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग इंडस्ट्रीज में बहुत प्रकार का कूलिंग सिस्टम्स हम लोग यूज करते हैं, लाइक कूलिंग टावर से, एयर कूलर से। उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है बिहाइंड उसका कूलिंग सिस्टम का जो बेसिक प्रिंसिपल है वही एवापोरेशन का प्रिंसिपल में काम करते हैं। इसीलिए हम लोग आज की वीडियो में एवापोरेशन का बारे में इन डिटेल समझ लेंगे, फ्रॉम बेसिक टू, और इसका जो रेट ऑफ एवापोरेशन क्या क्या फैक्टर्स का ऊपर डिपेंड करते हैं, और वो सारे के सारे विथ एप्लीकेशंस का साथ आज की वीडियो में हम लोग समझ लेंगे फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे। एवापोरेशन को समझने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले जो हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर है, जो हमारा मैटर का जो स्टेट्स है, सबसे पहले स्टेट है हमारा तीन प्रकार का होगा। एक्चुअली चार प्रकार का होता है। एक हमारा सॉलिड स्टेट है। इस सॉलिड स्टेट में जितना भी हमारा इसका मॉलिक्यूल्स है वो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो लिमिटेड एनर्जी होगा, और इसका जो मूवमेंट भी बहुत लिमिटेड होते हैं। क्योंकि कोई भी स्टेट ऑफ मैटर है फ्रेंड्स, वो मैटर में इसका जो मॉलिक्यूल्स है कभी भी रेस्ट पोजीशन में नहीं रहते हैं। वो हमेशा ये मूवमेंट का ये हमेशा कुछ मूव करते रहते हैं, हर एक मॉलिक्यूल। तो इस सॉलिड स्टेट में क्या होता है, इस मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कम है, क्योंकि इसका जो मूवमेंट का जो एरिया है वो बहुत कम रहते हैं। इसी वजह से जो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में इसका जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, तो इस स्टेट से कोई बाहर जाने का चांस बहुत कम रहते हैं। इसीलिए सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर को बहुत हाई स्टेबल स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं इसका, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल्स कोई भी आपको बाहर निकलने का चांस नहीं है। इसका एरिया, इसका जो मोमेंटम है या इसका जो मूवमेंट एरिया है बहुत ही लिमिटेड एरिया है। इसीलिए सॉलिड स्टेट बहुत हाई स्टेबल मैटर है। इसकी बात हमारा नेक्स्ट स्टेट है, लिक्विड स्टेट है। जैसे सॉलिड स्टेट में क्या है फ्रेंड्स, इसका शेप फिक्स्ड है, जो शेप है वो शेप है। लिक्विड स्टेट में क्या है कि इसका शेप है बेसिकली जो कंटेनर आप इसमें फिल कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप बॉटल में फिल कर रहे हैं तो बॉटल का शेप है, गोला में फिल कर रहे हैं तो गोला का शेप होगा, स्क्वायर में कर रहे हैं तो स्क्वायर का शेप है। सो बेसिकली जो कंटेनर का इसका जो शेप है उसी शेप में हमारा जो लिक्विड है उसको फिल कर देते हैं। तो लिक्विड का कोई शेप नहीं रहता है, उसका कंटेनर का ही शेप रहते हैं। और लिक्विड में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल से जैसे इसमें देखेगा तो बहुत ही साइड बाय साइड, मतलब स्पेस बहुत कम है सॉलिड स्टेट में, इसीलिए मोमेंटम कम है। लेकिन लिक्विड स्टेट में क्या है, इसका जो स्पेस है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो स्पेस रहते हैं, मीडियम इंटरमीडिएट स्टेट में रहते हैं। तो इसका स्टेबिलिटी भी इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी है। इसका जो मॉलिक्यूल्स है, इसका जो काइनेटिक एनर्जी अभी है, लेकिन इसका मोमेंटम एरिया भी अभी ज्यादा है, ज्यादा स्पेस तक, ज्यादा दूर तक ये आपको मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे इसमें भी मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, वो थोड़ा ज्यादा स्पेस तक करते हैं। ठीक है, उसमें आपको इस लिक्विड स्टेट से बाहर, जो यहाँ आपको ऑलरेडी जो वेपर स्टेट है उसमें आपको आसान से कुछ मॉलिक्यूल्स आपको निकल सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इसमें आपको मॉलिक्यूल्स का जो स्पेस है ज्यादा है, और स्पेस बिटवीन इसका जो मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल का जो बीच में जो स्पेस है वो बेसिकली ज्यादा है। ठीक है, सो इसीलिए इसका जो स्टेबिलिटी भी है इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी है। ठीक है, ये कभी भी इस मॉलिक्यूल्स वेपर स्टेट में जा सकते हैं, दैट इज लिक्विड स्टेट में जा सकते हैं, मतलब गैसीय स्टेट में जा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेट है हमारा गैसीय स्टेट है। उसमें तो आपको बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल से बहुत दूर दूर में रहते हैं, और वो कोई भी साइड डायरेक्शन में घूमते रहते हैं, मतलब कोई भी डायरेक्शन में जा सकते हैं मॉलिक्यूल्स। और इसका जो स्पेस है, मतलब इसका जो शेप भी कुछ नहीं रहते हैं, अलग अलग, मतलब दूर दूर में जैसे भी रहते हैं। और इसका जो काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा रहता है इस मॉलिक्यूल्स का, और इसका जो मोमेंटम भी ज्यादा रहते हैं, बहुत मतलब डिस्ट्रीब्यूट होकर रहते हैं। इसीलिए इसका जो स्टेट है बहुत ही अनस्टेबल स्टेट है इसको। ठीक है, इसको आप कुछ भी, इसका कुछ फिजिकल पैरामीटर्स आप चेंज करेगा तो इसका स्टेट चेंज हो सकते हैं लिक्विड में, या नहीं तो डायरेक्ट सॉलिड में भी इसका स्टेट चेंज हो सकते हैं। सो इसीलिए मोस्ट अनस्टेबल स्टेट ऑफ मैटर है हमारा गैसीय स्टेट है, और इंटरमीडिएट स्टेट वाला लिक्विड स्टेट है, और हमारा मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ मैटर है हमारा सॉलिड स्टेट है। और फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी है, इसको प्लाज्मा है, हमारा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। लेकिन आज की वीडियो के लिए, एवापोरेशन के लिए वो इर्रिलेवेंट है, इसीलिए उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे।
तो नेक्स्ट है जैसे हम लोग एवापोरेशन है, जहाँ पानी का कॉन्सेप्ट आता है वहाँ हम लोग एवापोरेशन में आते हैं। जैसे हमने स्टेट्स ऑफ मैटर बताया था, ऐसे आपको पानी का भी तीनों स्टेट में पानी अवेलेबल हो सकते हैं। जैसे आपको पानी है, अगर आप 0 डिग्री से यार इसका नीचे का टेम्परेचर पे अगर आप पानी को रखेगा तो वो क्या फॉर्म बनेगा, हमको आइस बनेगा वो बेसिकली। तो दैट इज सॉलिड स्टेट है पानी का। अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ा देगा लाइक 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये क्या रहते हैं, ये आपको लिक्विड स्टेट में रहते हैं। और आपको 100 डिग्री का ऊपर अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा देगा तो ये क्या बनेगा, आपको वेपर, जो आपको स्टीम फॉर्म में गैसियस स्टेट में बनेगा। ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस से हम बोलते हैं बॉइलिंग प्रोसेस है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा लिक्विड स्टेट, सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस में जो स्टेट आपको करना चाहते हैं उसको आप टेम्परेचर को डायरेक्टली इंक्रीज करके आप इसका स्टेट को चेंज कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, पानी का स्टेट ऐसे ही चेंज होते हैं। आप अगर लिक्विड से अगर आपको स्टीम बनाना है, आपको कंप्लीटली इसका गैसीय स्टेट में लेकर आना है, तो इसको टेम्परेचर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड का ऊपर अगर आप लेकर जाएगा, तो ये हम बोल रहा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 100 डिग्री के ऊपर अगर आप लेकर जाओगे तो ये क्या बनेगा आपका, ये जो भी आपका वाटर है लिक्विड स्टेट में वो आपको स्टीम बनेगा, दैट इज गैसियस या वेपर स्टेट का है। ठीक है, इसको बहुत फास्ट प्रोसेस है इसका स्टेट चेंज होने के। लेकिन अभी हमारा टॉपिक में हमारा क्या है, एवापोरेशन का कॉन्सेप्ट में क्या होता है, हमने ऑलरेडी बताया था। जो लिक्विड स्टेट में इसका मॉलिक्यूल्स का स्पेस इंटरमीडिएट है, और ये मॉलिक्यूल्स क्या होता है हमारा एवापोरेशन का कॉन्सेप्ट में, जैसे ये हमारा पानी है, एक जग ले लीजिए, इसमें आपको पानी यहाँ तक है, पानी का लेवल। ठीक है, वो पानी में, पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स का स्पेस है इंटरमीडिएट स्पेस है, मतलब बहुत ज्यादा स्पेस भी नहीं है मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल के बीच में जो दूर है बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, तो इंटरमीडिएट स्टेट में है। सो क्या होता है, इसका जो सरफेस पे कितना भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसका जो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहते हैं। ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी जिसका ज्यादा रहते हैं वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वेपर स्टेट में, इसका ऊपर का स्टेट है वेपर स्टेट है, उसमें आपको कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसा उसका क्या होता है, अगर वो वापस अगर आता है तो वो भी आपको लिक्विड स्टेट में वो तुरंत चला जाता है, क्योंकि ये अनस्टेबल स्टेट है वेपर स्टेट, वो आपको तुरंत होकर इसका लिक्विड स्टेट में भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ एक और कॉन्सेप्ट है, जो आपका कभी भी इस लिक्विड का टेम्परेचर कितना है बोलेगा तो क्या बोलते हैं, हमारा टेम्परेचर ऑफ इस लिक्विड का टेम्परेचर है वो आपको एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ, काइनेटिक एनर्जी है इसका जो सारे मॉलिक्यूल्स का, इसका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसी का इसका टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, अगर आपका जिसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, अगर वही मॉलिक्यूल अगर आपको बाहर चला गया, तब आपको क्या होगा, इस लिक्विड का एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगा, तो इसका टेम्परेचर भी आपको कम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप समझ लीजिए एक क्लास में है, जो सारे के सारे 4 फीट वाला बंदा है, अगर एक 6 फीट वाला पर्सन है अगर इसमें है, तब इसका एवरेज है 4 का ऊपर जाएगा। अगर वो 6 फीट वाला बंदा अगर क्लास से बाहर चला गया तो तब एवरेज ऑफ क्लास पीपल में इसका जो एवरेज है तो वो 4 ही रहेगा, मतलब आपको कम हो गया, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट, सबसे ज्यादा हाइट वाला बंदा अगर बाहर है, इसको आप हटा दिया तो क्या होगा, उसका एवरेज हाइट जैसे आपका एवरेज कम हो जाएगा, ऐसे ही जैसे आपको जो मोस्ट काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल है जिसका बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, वही अगर आपको बाहर चला गया तो क्या होगा, रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स का इसका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो आपको कम हो जाएगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो गया तो इसका जो टेम्परेचर है दैट इज इक्वल टू एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो भी आपको कम होगा। सो इसीलिए एवापोरेशन का प्रोसेस में हमेशा आपको क्या होगा, आपको इस लिक्विड का, ठीक है, टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो जो अगर आपको लिक्विड स्टेट से इस मॉलिक्यूल है जो सरफेस से आपको कभी भी, और दूसरे चीज है फ्रेंड, जिस मॉलिक्यूल का अगर इसका क्या बोलते हैं, जिस मॉलिक्यूल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो हमेशा मूव करके वो सरफेस पे आ जाते हैं, वो सरफेस पे ही हमेशा एवापोरेशन का होते हैं, एवापोरेशन का हमेशा सरफेस में ही होते हैं। ठीक है, सो जो हम इस मॉलिक्यूल हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल जैसा गैसीय स्टेट में, वेपर स्टेट में चला गया तो इसको हम लोग एवापोरेशन बोलते हैं। अगर इसका काइनेटिक एनर्जी दोबारा कम हो गया,
ठीक है। काइनेटिक एनर्जी अगर कम हो गया तब कम हो गया मतलब क्या है, इसका टेम्परेचर कम हो गया। फॉर एग्जांपल इस काइनेटिक एनर्जी कम हो गया तो इसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। जैसे कम हो जाएगा तो क्या होगा, ये आपको दोबारा लिक्विड बनेगा, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है। तो आपको लिक्विड टू गैस स्टेट में, पानी से आपको वेपर स्टेट में जा रहा है तो इसको एवापोरेशन बोलते हैं। उसमें आपको इस टेम्परेचर आपको कम होगा, और अगर इसका टेम्परेचर जो मॉलिक्यूल बाहर चला गया, अगर इसका जो काइनेटिक एनर्जी कम हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी तब कम होगा अगर इसका जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अगर कम हो गया तो क्या होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगा। तो दोबारा ये स्टेट में आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है। अभी हमारा मेन है हमारा एवापोरेशन है, क्योंकि एवापोरेशन में हमारा जो मेन इफेक्ट क्या हो रहा है, हमारा लिक्विड का जो आपका जिस लिक्विड से आपको मॉलिक्यूल बाहर जा रहे हैं उस लिक्विड का टेम्परेचर आपको कम हो रहे हैं। यही आपको एवापोरेशन का जो मेन एप्लीकेशन है, कूलिंग एप्लीकेशन जितना भी है, उसमें इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। अभी एवापोरेशन को क्या क्या किसका किसका ऊपर एवापोरेशन डिपेंड करते हैं। अगर आपको एवापोरेशन जो इस प्रोसेस है, जैसे हम बताए थे, अगर ये प्रोसेस को आपको स्पीड करना है, जल्दी जल्दी आपको मॉलिक्यूल्स, आपको कितना ज़्यादा मॉलिक्यूल आपको एवापोरेट हो गया तो आपको इस लिक्विड का टेम्परेचर उतना कम हो जाएगा, क्योंकि आपको हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाला मॉलिक्यूल जैसे जैसे बाहर जा रहे हैं। जैसे मैं आपको बताया था क्लासरूम में जो टॉल मतलब लंबा लंबा लड़का लोग, अगर आपको इसको आप निकाल लिया तो क्या होगा, जो एवरेज हाइट है आपको कम होता रहते हैं। ऐसे यहाँ भी आपको जो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाला मॉलिक्यूल जैसे जैसे एस्केप होकर आपको गैसियस स्टेट में, वेपर स्टेट में चला गया तो क्या होगा, इस लिक्विड का एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा, और इस लिक्विड का आपको टेम्परेचर भी कम होगा। ठीक है। तो जितना ज्यादा एवापोरेशन होगा है तो उतना ज्यादा इस लिक्विड का टेम्परेचर कम होगा। ठीक है फ्रेंड। तो जिस एवापोरेशन रेट है, एवापोरेशन रेट मतलब एक स्पेसिफाइड टाइम में, फॉर एग्जाम्पल 1 सेकंड में, 1 मिनट में आपको कितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपको ज्यादा एवापोरेट हो रहे हैं, आपको स्टेट चेंज कर रहे हैं, उसको हम लोग एवापोरेशन रेट बोलते हैं। आप या नहीं है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका लिक्विड है जितना जल्दी इसका टेम्परेचर कम हो रहे हैं। ठीक है। वो डिपेंड करते हैं 4 फैक्टर्स पे। एक आपको सरफेस एरिया का ऊपर डिपेंड करते हैं, इस सरफेस एरिया का। ठीक है। क्योंकि एवापोरेशन हो रही है सरफेस एरिया में ही हो रहे हैं, आपको नीचे नीचे कोई मॉलिक्यूल को एवापोरेट नहीं होते, आपको सरफेस एरिया वाला मॉलिक्यूल ही एवापोरेट होते हैं। क्योंकि इसका जो काइनेटिक एनर्जी है, जो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला मॉलिक्यूल ऑब्वियसली ऊपर आएगा, वो और ऊपर जाने के लिए ट्राई करेगा। ठीक है। तो इसीलिए सरफेस एरिया जिसका अगर ज्यादा है तो इसका एवापोरेशन रेट भी ज्यादा होगा। जैसे टेम्परेचर है, ऐसे विंड स्पीड है, ह्यूमिडिटी, एक एक का हम देख लेंगे। जैसे सबसे पहले सरफेस एरिया है, हम लोग एवापोरेशन हमारा डेली लाइफ में हर बार देखते रहते हैं फ्रेंड्स। जैसा आप कोई वेट टॉवल है, आप जैसा नहाने के बाद जो वेट टॉवल है, अगर आपको ऐसे फोल्ड करके रखा तो क्या होगा, ये टॉवल कभी भी आपको एवापोरेशन मतलब क्या है, इसका जो लिक्विड है आपको एवापोरेट होकर ये दोबारा ड्राई होना चाहिए। वही हमारा रूटीन जो आता है। जैसे हम नहाने के बाद बाहर आते हैं, उसके बाद भी हम लोग बिना हम लोग वाइप करने के बाद भी हमारा जो पानी है इससे मतलब नॉर्मली ड्राई हो जाते हैं। ठीक है। ऐसा जैसे टॉवल भी, वेट टॉवल है या वेट क्लॉथ से, वो भी आपको ड्राई होते हैं ऑटोमेटिकली, वो आपको एवापोरेशन का प्रोसेस की वजह से ही होते हैं। जैसे आप नहाने के बाद जो वेट टॉवल है, अगर इसको फोल्ड करके रखा तो क्या होगा, ये आपको जल्दी ड्राई नहीं होते हैं। अगर आप इसको एक डंडी पे मतलब आप ऐसा आप ड्राई करेगा तो क्या होगा, ये आपको जल्दी होगा। ठीक है। क्यों जल्दी हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि आपका एवापोरेशन है, अगर सरफेस एरिया बढ़ा दिया, ठीक है, सरफेस एरिया आप बढ़ा दिया तो क्या होगा, एवापोरेशन भी आपको जल्दी होगा। सो एवापोरेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया है। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एवापोरेशन भी आपको ज्यादा ही होगा। जैसे आपको बताया फ्रेंड्स, इस सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया पे ही हमारा एवापोरेशन हो रहे हैं, अगर ये सरफेस एरिया आपको बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, एवापोरेशन रेट भी ज्यादा होगा, ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपको ट्राई करेगा ये वेपर स्टेट में आने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा एवापोरेशन विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर है। कभी भी आप नॉर्मल बॉल में अगर आप पानी ले लीजिए और आप देखेंगे तो इसका एवापोरेशन जल्दी होता नहीं है। लेकिन आप अगर एक गर्म पानी है, गर्म पानी में अगर गर्म पानी को अगर नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो क्या होगा, ये पानी आपको जल्दी एवापोरेट हो जाएगा। जैसे आप मतलब ओवर द टाइम अगर आप इसको मेजर भी करेगा तो स्केल से है ना, ये आपको बहुत धीरे धीरे इसका जो लेवल कम होते हैं, लेकिन इसका लेवल थोड़ा जल्दी कम होते हैं। तो सो आपका
टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, एवापोरेशन भी आपको रेट भी ज़्यादा होगा। सो एवापोरेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका टेम्परेचर है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसीलिए आपको जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं, ठीक है, वहाँ एवापोरेशन ज़्यादा होगा, वहाँ आपको कूलिंग भी ज़्यादा होगा फ्रेंड्स, इस पानी का कूलिंग भी। इसीलिए आपको कभी भी देगा तो ये आपको जल्दी कूल होते हैं पानी। आप गर्म पानी को बाहर रखेगा तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली कूल क्यों हो रहे हैं, एवापोरेशन की वजह से ही ऑटोमेटिकली कूल हो रहा है। अदरवाइज क्या होना चाहिए, अगर 80 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी अगर आप बाहर रखा है तो 80 डिग्री में होना ही चाहिए, लेकिन वो धीरे धीरे क्यों कम हो रहे हैं, ये कम इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि इसका मॉलिक्यूल्स एक एक हाई हाई काइनेटिक एनर्जी वाला मॉलिक्यूल एक एक निकल रहे हैं, और बाकी में इसका जो रेस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी कम हो रहे हैं एवरेज, और इसका टेम्परेचर भी कम हो रहे हैं। ऐसे एक एक निकाल के इसका टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक है, ये एवापोरेशन का वजह से इसका टेम्परेचर कम होता रहता है। ठीक है, सो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है आपका, तब क्या होगा, इसका एवापोरेशन भी आपको रेट भी जल्दी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका विंड है। विंड स्पीड अगर ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल आप टॉवल को इस डंडी में नॉर्मली लगा दिया और इसमें विंड कम नहीं है, कम है, अगर विंड का स्पीड कम है तो आपको बहुत लेट ये आपको ड्राई होते हैं। अगर आपको विंड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा विंड हो रहे हैं, तो क्या होगा, ये आपको जल्दी आपको एवापोरेट हो जाते हैं। तो आपका एवापोरेशन हमेशा विंड स्पीड ज़्यादा है, अगर आपको जो एयर का फ्लो है अगर आपको ज़्यादा ही है, तब आपको एवापोरेशन क्या होगा, आपको जल्दी होगा। इसीलिए आप देखेगा तो आगे हम बता देंगे, जैसे कूलिंग टावर में हम लोग फैन लगा देते हैं, एडिशनल फैन, जैसे आपको एयर कूलर में भी आप फैन या ब्लोअर लगा देते हैं। वो क्यों लगा देते हैं हम लोग, विंड स्पीड ज़्यादा करने के लिए। स्पीड आपको एयर का जो फ्लो बढ़ाने से, आपको विंड स्पीड ज़्यादा होने से आपको क्या होगा, एवापोरेशन रेट बढ़ेगा। आपको बताया था एवापोरेशन रेट बढ़ गया तो आपका कूलिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्रेंड्स ह्यूमिडिटी। ये हमारा ऊपर हमारा हाथ में नहीं है, एक एक बाहर का पैरामीटर है। जैसा हम लोग बताएं तो ह्यूमिडिटी क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारा जो एयर में, इसका जो एयर है, एयर का मतलब एक आप दे देगा तो, मतलब फॉर एग्जांपल 1 मीटर क्यूब का एयर दे देगा तो इसमें आपको जो पानी कितना वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं आपको वेपर का फॉर्म में, वो आपको लिमिटेड है। अगर आपको पूरा, अगर वो एयर है 1 मीटर क्यूब का एयर है, अगर आपको बिल्कुल पानी को एब्जॉर्ब नहीं ले सकते, आप इसको ले ही नहीं सकते, इसको 100% ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और जिसमें आपको एयर में कुछ भी पानी का कंटेंट नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं ड्राई एयर बोलते हैं। 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर को हम बोलते हैं वेट एयर बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको सन्नी रीजन है, समर में अगर आप वो टॉवल डाल दिया तो क्या होते हैं, आपको बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप कभी भी आप समर में क्या होता है, हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत कम रहते हैं। ठीक है, लेकिन आप कभी भी, आपको विंटर में नहीं तो बारिश का सीजन में आप देखेगा तो, आप अगर आप उस टाइम पे आप टावर ड्राई कर रहे हैं तो आपको ड्राई होते ही नहीं होते, आपको 12 घंटा 13 14 घंटा 1 दिन भी लग जाते हैं वो टावर ड्राई होने में। तो यहाँ आपको ह्यूमिडिटी क्यों है, ज़्यादा है, यहाँ आपको RH 80% या 100% तक भी जा सकते हैं, इसीलिए आपको ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ। ठीक है, अगर आपको RH 100% है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तब आपको ये एवापोरेशन प्रोसेस होगा ही नहीं है, वहाँ आपको खत्म है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो एवापोरेशन कम होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको कम है तो एवापोरेशन आपको ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपको जो एवापोरेशन रेट है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी है। जो आपको ह्यूमिडिटी होते हैं उससे आपको इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवापोरेशन। ठीक है, सो हमको ऑलरेडी पता है फ्रेंड्स एवापोरेशन का एप्लीकेशन से, जैसे हमारा कूलिंग टावर्स है, सो इसीलिए हम लोग कूलिंग टावर्स में देखेगा तो हम लोग एवापोरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कूलिंग टावर में हम लोग, जैसा कूलिंग टावर का ऑपरेशन हमने ऑलरेडी बता दिया था पहले वीडियोस में। ठीक है, जो कूलिंग टावर में क्या होता है हमारा, ये हमारा क्रॉस क्रॉस मतलब क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर है हमारा। इसमें क्या होता है, हमारा एयर है साइड से आ रहे हैं, जो हमारा पानी क्या हो रहा है, सबसे पहले पानी जो आ रहे हैं उसको हम लोग ड्रॉप करके, इसको पानी को हम लोग फिल्स में इसको स्प्लिट करके सैटर करके हम लोग इसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होगा, इसका एवापोरेशन रेट बढ़ेगा। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा एयर विंड देकर और इससे एयर को सक करके एयर का विंड स्पीड बढ़ाने से क्या होगा, हमारा एवापोरेशन रेट बढ़ेगा।
ठीक है। और इसीलिए आपको कूलिंग टावर में जो आपका जो पानी आ रहा है रिटर्न, इसका टेम्परेचर कितना ज़्यादा होगा तो उसका जो ये टेम्परेचर भी आपको कम होगा, ठीक है। सो जिसका अगर पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एवापोरेशन रेट भी ज़्यादा होगा, और नेट इसका जो नेट है, आपका जो रेंज ऑफ कूलिंग टावर जो होते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो इसीलिए आपको सेपरेट है, मतलब आपको जो रिटर्न टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपको ये रेंज जो आपको डिजाइन रेंज है उसको आप हमेशा अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो कूलिंग भी ज़्यादा होगा, कूलिंग टावर का इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगा, वो हम हमारा वीडियो में आगे वीडियोस में हम लोग बता देंगे क्या होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों का हम लोग यूज़ कर दिए, एक सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं पानी को स्प्रिंकल करके, दूसरा विंड का स्पीड भी बढ़ा रहे हैं, और इसका जो अगर जो इसका पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा हमारा इसका एवापोरेशन रेट भी ज़्यादा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसीलिए कभी भी आपको ह्यूमिडिटी अगर जिसमें आपको ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तब आपको क्या होगा, ये कूलिंग टावर इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हमारा जो रेंज है कभी कभी कम हो जाता है कूलिंग टावर का, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो आपको बाहर का फैक्टर है, लेकिन आपको कूलिंग टावर में या कोई भी कूलिंग का एप्लीकेशन में इसमें हम लोग एवापोरेशन रेट बढ़ाने से हम लोग इसका कूलिंग इफेक्ट हम लोग और बढ़ा सकते हैं। सो कूलिंग इफेक्ट बढ़ने से आपका जो टेम्परेचर जो नेट टेम्परेचर है कम होता है, ठीक है। तो कूलिंग टावर में इसीलिए हम लोग यूज करते हैं। सो कूलिंग टावर प्योरली आपको एवापोरेशन का प्रिंसिपल से आपको काम करते हैं। इसके बाद जैसे एयर कूलर है, हमारा घर में जो यूज करते हैं एयर कूलर है, इसमें भी एवापोरेशन का कॉन्सेप्ट में ही काम करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, डायरेक्ट एवापोरेशन नहीं है, ठीक है। हमारा पानी का टेम्परेचर, जैसे यहाँ आपको पानी का टेम्परेचर डाउन हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ हमको यहाँ पानी का ही टेम्परेचर डाउन चाहिए, तो पानी से एवापोरेट होकर वो पानी है जैसे मॉलिक्यूल चला गया तो इसका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो गया, इसका टेम्परेचर भी डाउन हो गया। लेकिन एयर कूलर का एप्लीकेशन में हमको एयर कूल चाहिए, ठीक है, पानी कूल नहीं चाहिए। हमको कूलिंग टावर में कूल वाटर चाहिए, आपको डायरेक्ट इफेक्ट है एवापोरेशन से, आपको डायरेक्टली पानी का टेम्परेचर डाउन हो रहे हैं। लेकिन आपको अगर आपको जो एयर कूलिंग एप्लीकेशन में आपको कूल एयर चाहिए, तब हम लोग क्या करते हैं, एवापोरेशन का कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंटली है, इनडायरेक्ट एवापोरेशन का कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो एयर हम लोग दे रहे हैं, हॉट एयर है जो रूम का है, वो हॉट एयर को लेकर जो यहाँ आपको वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बेसिकली यहाँ एवापोरेशन करते हैं हम लोग। एवापोरेशन बढ़ाने के लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले वाटर का सरफेस एरिया बढ़ाना है। सरफेस एरिया बढ़ने के लिए यहाँ नोजल का थ्रू या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, यहाँ से आपको स्प्रे करते हैं वाटर को, सो दैट इसका सरफेस एरिया बढ़ता है। इसके बाद यहाँ आपको फिल्स है, फिल्स में भी आपको पानी क्या होता है, इसका जो तीन तीन लाइन बनते हैं, ठीक है, इसमें भी आपको सरफेस एरिया बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा, ठीक है, ये दोनों से सरफेस एरिया हमारा बढ़ गया, और हम लोग ये फैन है, जैसे फैन को सक करके क्या हो रहा है, इसका विंड का स्पीड है या विंड का फ्लो बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों से हमारा एवापोरेशन का रेट बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये पानी जितना कूल होते हैं, जैसे ये क्या करते हैं हम लोग, ये क्लोज लूप में हमारा पानी चलते हैं, जो पानी को जैसे हम लोग फिल्स के ऊपर डाला था, ये पानी क्या होगा, आपको बहुत ठंडा पानी होगा, ठीक है। तो अगर इस पानी को अगर दोबारा आप ड्रॉप करेगा तो वो ठंडा पानी यहाँ जाएगा एवापोरेशन की वजह से। वो अगर वो ठंडा पानी के ऊपर अगर आप एक गर्म हवा को फेंक रहे हैं तो क्या होगा, आपको जैसा हवा को ये लेकर जा रहे हैं, लेकिन ये ठंडा पानी में अगर फेंक रहे हैं तो सबसे पहले हॉट एयर जाएगा, लेकिन इसके बाद क्या होगा, जैसे ठंडा पानी से कार हो रहे हैं तो आपको डायरेक्ट कूलिंग के इफेक्ट से जो आपको कोल्ड वाटर से आप हॉट एयर को अगर फ्लो कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका ये एयर भी आपको कूल एयर होगा, ठीक है। तो मतलब आपको डायरेक्ट कूलिंग हो रहे हैं। दो आप साइकिल्स को यूज कर रहे हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन साइकिल में ये एवापोरेशन साइकिल यूज कर रहे हैं। एवापोरेशन साइकिल यूज करके हॉट एयर से लेकर इसका जो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को ये बाहर लेकर जा रहे हैं, सो दैट इस पानी का टेम्परेचर कम हो गया अभी, ठीक है, क्योंकि इसका जो हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी चला गया, तो इसका जो नेट काइनेटिक एनर्जी कम हो गया, इसका जो नेट टेम्परेचर कम हो गया पानी का। अगर इस पानी को दोबारा आप इसमें ड्रॉप करेगा तो क्या होगा, ये पानी का टेम्परेचर कम हो गया है नॉर्मल टेम्परेचर से। तो अगर आप उस पर आप एम्बियंट एयर है, जो रूम का एयर है, अगर इससे फ्लो करेगा तो क्या होगा, उसका जो नेट इसका हीट ट्रांसफर होगा, डायरेक्ट हीट
ट्रांसफर है। अगर कूल में आपको हॉट वाला अगर इसको लेकर जा रहे हैं तो क्या होगा, डायरेक्ट हीट ट्रांसफर होगा, उससे आपको जो एयर है आपको कूल होगा। ठीक है, फर्स्ट साइकिल में एवापोरेशन, सेकंड साइकिल में आपको डायरेक्ट कूलिंग हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट कूलिंग हो रहा है। सो इससे आपको एयर कूलर का एप्लीकेशन हम लोग बना रहे हैं। इसको हम लोग डायरेक्ट कूलिंग बोलते हैं। अगर इनडायरेक्ट कूलिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक साइकिल में हम लोग एवापोरेशन कर रहे हैं, दूसरे साइकिल में हम लोग रूम का एयर को सक करके, ठीक है, इसी पानी को, इस पानी को हम लोग ट्यूब में करके एक हीट एक्सचेंजर जैसे ट्यूब्स में लेकर जाते हैं कूल्ड वाटर को। इसी कूल्ड वाटर को हम लोग एयर से एयर को हम लोग इस कूल्ड वाटर से कूल करके हम लोग लेकर जाते हैं। फिर हर बार इसको बाहर का एयर से, बाहर हॉट एयर से हम लोग पानी को एवापोरेट करके और कोल्ड एयर से हम लोग रूम का एयर को रिसर्कुलेट करते रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ आपको रूम में क्या होता है, हमारा रिलेटिव जो डायरेक्ट कूलिंग में हमारा पानी और एयर का जहाँ कांटेक्ट होते हैं, वहाँ पानी एयर है आपको बेसिकली हाई ह्यूमिड हो जाते हैं ओवर द टाइम। इसीलिए एयर कूलर जहाँ लगाते हैं वहाँ हमेशा एक दो विंडो या डोर है, कुछ कुछ ड्यूरेशन में आपको खोलना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, रूम पूरा आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ेगा। अगर एक सैचुरेशन का पॉइंट आ गया तो आपको ये आपको रूम को कूलिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको बीच बीच में ओपन करना पड़ता है आपको एयर कूलर का एप्लीकेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी एप्लीकेशन पे हमारा एवापोरेशन का बेसिक प्रिंसिपल से हमारा ये सारे कूलिंग सिस्टम्स का काम करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये आज की वीडियो है, हमारा साथ आगे भी बनाते रहिए फॉर मोर और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।